ओके यस बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू होम साइंस हब बाय रुचि मैम। सभी बच्चे बताओ सारी चीज़ें क्लियर हैं? यस फटाफट सारे बच्चे बताएंगे क्या सारी चीज़ें क्लियर हैं। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको सभी आने वाली वीडियोस का, इंपॉर्टेंट वीडियोस, टीचिंग नॉन टीचिंग सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राइट मेरे बच्चों, चलिए आज हमने दोपहर में एक 3 बजे से सेशन था, एक 3:30 बजे से सेशन था। थोड़ा सा मैंने चर्चा किया हुआ है, वहां पर आप जा करके उन चीज़ों को जरूर देखिएगा। आपके मतलब की चीज़ें, आपको पता है कि हम आपके लिए सिर्फ वहाँ इस चैनल पर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डालते हैं या उन मुख्य मुद्दों को लेकर ही चर्चा करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट मेरे बच्चों, बिल्कुल, जो आपके लिए पूरी तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं और स्पेशल फिलहाल जो फोकस होता है जिन पर होम साइंस का, तो इस तरह से हम लोग चर्चा करते रहते हैं। राइट, जरूरी था थोड़ा सा, मैं 2 दिन से टाल रही थी, मुझे लग रहा था नहीं 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 नहीं, लेकिन फिर जब फाइनली सचिव की बात आई तो फिर मुझे लगा बच्चों को अपडेट करना चाहिए, बिकॉज बैठक तो पिछली बार भी हुई थी, क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, है ना। तो ये कई सारी चीजें हैं मेरे बच्चों। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए बिल्कुल, हमारे बच्चे हमको पूछ ले, मैं समझो पी चुकी। यस बहुत अच्छा, थैंक यू भाई। ओके यस, तो कंटिन्यू किया जाए, सब कुछ सब चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल बच्चा। चलिए बिल्कुल भाई, मुझे तो बहुत बड़ी नौटंकी लग रही, वहां इस तरह के शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन सोचो जब यार हम लोग इतना इरिटेट हो रहे हैं तो बच्चों पर क्या बीतती होगी, सोचने वाली बात है यार। जो बच्चा बेरोजगार बैठा है, हो कुछ भी नहीं रहा, इतना सारा अफवाह, इतना सारा स्ट्रेस, इतना सारा हर चीजें बार बार आ रही हैं, ये नियम वो नियम, ऐसा वैसा, ये खबर वो आ गए वो जा रहे हैं। अरे मतलब आयोग में सचिव क्या आ रहे हैं जैसे कोई राष्ट्रपति आ रहा हो, बच्चों के लिए सौगात जैसी है। और अब मुझे नहीं पता कल की डेट में क्या हो, आई डोंट नो। जो भी होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको जरूर सूचित करेंगे, जरूर, चाहे कुछ भी नहीं होगा तब भी सूचित करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है यार, ऊपर वाला जाने कब ये सब चीज़ें सुधरेंगी। फिलहाल यूपी में बहुत बुरा हाल है और हम लोगों की बस उसी में जीत है कि यार अपना कर्तव्य करते रहें, पढ़ते रहें, एक यही हमारी जीत है और कोई जीत नहीं है, ना ही हम लोगों के हाथों में कुछ चीजें हैं। ठीक है बच्चों, तो सब आप सब बिना किसी हताशा के, बिना किसी निराशा के लगातार पढ़ते रहिए, मेरा आपसे यही कहना है। साथ ही साथ आपको ये भी थोड़ा अपडेट करना है। हमारे बच्चों का कहना था कि मैम स्पेशल 1-2 बच्चों का नहीं, काफी दिनों से मैं देख रही थी, लगभग 28 तारीख से के आसपास से, बैक 28 अप्रैल से बच्चों की बेहद डिमांड थी कि मैम कोई एक आप फिर से एक नया बैच लॉन्च कर दीजिए, क्योंकि फरवरी से चल रहा था। तो मेरे बच्चों का कहना था कि मैम वो ओल्ड बैच हो चुका है, आप हमारे लिए कोई टीजीटी पीजीटी मतलब यूपी के लिए कोई स्पेशल बैच डाले। तो मेरे बच्चों ये यूपी पर आने वाली भर्ती और लंबित भर्ती सब के लिए है, टीजीटी बैच, पीजीटी बैच, एलटी बैच। ठीक है, 3, सिर्फ और सिर्फ 3 बैचेस स्पेशल फोकस करते हुए स्पेशल यूपी के लिए ये बैचेस डाले गए हैं। आज से ही हो सकता है ये आपको अभी एप्लीकेशन पर शो ना हो, रात तक सारी अपडेट आपको मिल जाएगी वहां पर। ठीक है, तो फाइनली ये जो क्लासेस हैं ये आपकी आज से ही स्टार्ट होगी, नया बैच बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। तो आप देख सकेंगे, जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो प्ले स्टोर में जाकर होम साइंस हब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेगा और वहां से अपना पढ़ना शुरू कर। एक सुझाव भी देना चाहूंगी, देखो जरूरी नहीं होता कि पढ़ना पढ़ना पढ़ना, आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करते रहना, मोटिवेट करते रहना हर एक टीचर की नैतिक जिम्मेदारी होती है। मेरे बच्चों देखो, लगातार ऐसी ऐसी अपडेट आ रही। जब हम बात करते हैं आयोग की तो वहां पर सदस्य भी आ चुके हैं, सचिव भी आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। ठीक है, अध्यक्ष सचिव सब कुछ आ चुके हैं। तो इससे अच्छा है, मतलब अब चीजें तूल पकड़ रही हैं, रफ्तार पकड़ रही हैं, आपको भी रफ्तार पकड़ लेनी है। अगर आप ये अभी तक सोच रहे थे कि यार अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, मेरा ऐसा मानना है, अभी तक का मेरा जो अनुभव है, बहुत ज्यादा डिले भर्ती नहीं होगी। अगस्त सितंबर श्योर है, लास्ट जुलाई और ना जुलाई तो अगस्त सितंबर श्योर है। मैं बहुत पहले से ये महीने कह रही हूँ और मैं इसके पहले भी जब सब लोग कह रहे थे कि नहीं पेपर हो जाएगा, तब मैं कह रही थी 2024 के पहले भर्ती नहीं होगी। ठीक है, अब ऊपर वाला जाने क्या होगा, जहां तक मेरा जो सिक्स सेंस जितना काम करता है अपने अनुभवों के आधार पर, तो देख लेंगे हम लोग, इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। नया बैच लॉन्च होगा, ऐसा बच्चा जो नया बैच कंटिन्यू करना चाहता है मेरे साथ तो वो शिखर बैच ज्वाइन करके कर सकता है। ऐसा बच्चा जो ओल्ड बैच लेना चाहता है तो वो सार्थक बैचेस भी रन है, वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। राइट मेरे बच्चों, चलिए यस, अब हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं किसको, अपने ओके, तो
आज हम लोग टेस्ट लगाने वाले हैं, ठीक है ना। टेस्ट हालांकि हमारा टेक्सटाइल कंटिन्यू हुई अभी मात्र 2 से 3 दिन हुआ है ना। तो हम लोग वहां पर बहुत ज्यादा हमें क्वेश्चन नहीं मिलता, मिलने को मिल भी जाता, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आपका जो प्रीवियस छूटा हुआ था वहां से करना जरूरी था। फिर अब आपको जो टेस्ट मिला करेंगे थ्योरी क्लास टेस्ट, वो आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि बीच बीच में अभी आपको कुछ, जैसे आज एक कोई क्लास आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, या जो चैप्टर हमने अभी बीच में कराए हैं 3 से 4 चैप्टर एक्स्ट्रा कराए हैं, ठीक है ना। तो वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने, क्लास टेस्ट का मतलब है कि आपको ये माइंड पर रिकॉल करके रखना है कि इस सप्ताह पर मैम ने जो भी टॉपिक कराया है वहां से आपके क्वेश्चन ओवरऑल देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको अपने माइंड में सेट रखना है, ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जितनी भी हम लोग थ्योरी करेंगे वहां से आपको पूरे क्वेश्चंस देखने को मिला करेंगे, ठीक है बच्चों। यस, तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे मेरे बच्चों सेशन को, ठीक है ना। चलिए भाई, सहारनपुर की भूमि से प्रणाम करें। ओके, खुश रहो ललित कश्यप जी। चलिए ललिता कश्यप, ओके। यस बच्चों, तो लगातार भाई पढ़ते रहो। और सबसे बड़ा झटका जो अभी दिया है, मेरे लिए तो वो झटका है, आप सबके लिए क्या है ढूंढ रहा हूँ कि एलटी में प्री और मेंस बहुत बड़ी चीज़ है मेरे बच्चों। यहाँ पर तो फिर से मैं आपको यहाँ भी अपडेट करना चाहूँगी, हालांकि मैंने इस पर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताना चाहूँगी प्री और मेंस अब आपको रेस्ट करने से काम नहीं चलने वाला है। अब ऐसे बच्चे जो एक बार थ्योरी पढ़ चुके हैं बहुत 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 पहले, है ना, उनको अब फिर से देखना होगा चीजें सारी, क्योंकि अब जो चीजें चलेंगी वो आपकी प्री और मेंस के अकॉर्डिंग सब चीजें चलेंगी। आपको हर तरीके से प्री में प्रिपेयर होना है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए, मेंस में प्रिपेयर होना है आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। फॉर्मेट भी हम आपको एक फॉर्मेट जो है वो जो आपका लेक्चरर का हुआ था, ठीक है ना, लेक्चरर का हुआ था आपका, तो वो मैं फॉर्मेट आपको दिखा दूंगी कि देखिए इस तरह का पेपर मेंस का बनता है, इसी के एवरेज में आपका पेपर पैटर्न सेम वही रहेगा। तो उसी तरह से, हालांकि अभी कुछ ऐसा ऑफिशियल आप ये कह सकते हैं कि विद साइन, ऑफिशियल हम लोग कब मानते हैं, जब साइन होता है किसी चीज पर, है ना, प्रूफ होता है तब मानते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं मानते। तो अभी पेपर में आया है, नो डाउट कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही होंगी, ठीक है। तो उस तरह से मेरे बच्चों आपको माइंड मेकअप करना है, और हम लोग बगावत भी करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि जो गाइडलाइन आएगी उसका तो हमें नियमों का पालन करना है, और जिसको नहीं करना है तो भाई अपना एक कोने पर बैठेगा। भाई आयोग की और गवर्नमेंट की तो यही मंशा है ना, जिसको करना है फॉलो करे, अदरवाइज अपना साइड में बैठे पढ़ाई लिखाई छोड़ करके। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि मेरे बच्चे इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं और छोटी सी चीज़ के लिए क्विट कर दें। मेरा ये भी मानना है जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा थ्योरी पोर्शन में दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको इतना बिहेवियर लैंग्वेज से, व्यवहारिक भाषा में इतना समझा कर हर चीज़ों को कराते हैं कि थोड़ा सा भी आप अगर एफर्ट्स लगा लेंगे तो आपका पार हो जाना है, ठीक है। सिलेबस वही है, वही होम साइंस पढ़ना है, बस उसमें तरीका आपको बताना है कैसे कैसे चीज़ों को अब आपको ध्यान देना है, लिखावट बताना है कैसे लिखावट होगी, क्या होगी, ये सब चीज़ें आप अभी से अपना माइंड मेकअप कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अब जो एलटी की वैकेंसी आएगी, मैं आपको ये भी बता दूं, वो बहुत ज़्यादा स्टे नहीं करेगी। जैसे ये जो 22 में आपका टीजीटी आया है ना, तो ये इतने दिनों से लंबित चल रहा है, एलटी का आएगा तो इतने दिन से लंबित नहीं चलेगा, वो आपका फाइनल हो जाना है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये सारी चीज़ें अपडेट थी, मैंने शॉर्टकट में आप सबको अपडेट कर दिया विद इन 2-3 मिनट्स में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमें भी यहाँ पर ये सब चीज़ें सही समय से करनी है। ग्राम सेविका की पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आज की सीरीज का मेरे बच्चों पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बच्चे कि ग्राम सेविका की 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम सम्मिलित है, बताइए। 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम समझाया था मैंने आपको, राइट, यस। तो अब आपको बताना है कौन सा प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है, ये आपको बताना है, बताइए कौन सा पाठ्यक्रम शामिल है। तो मेरे बच्चों कौन सा पाठ्यक्रम शामिल होगा ये आपको देखना है। हमने आपको बताया था यहाँ पर आपका कृषि विज्ञान आएगा, एग्रीकल्चर आएगा,
गृह विज्ञान आएगा। गृह विज्ञान में यहाँ पर जब हम लोग वैसे तो गृह विज्ञान की मुख्य 5 शाखाएं हैं, लेकिन जब यहाँ पर किसी भी ग्राम सेविका को 1 वर्षीय प्रशिक्षण दिया जाता है तो यहाँ 5 पार्ट न पढ़ा करके आपके पूरे के पूरे 7 पार्ट 8 पार्ट तक पढ़ाए जाते हैं, मतलब प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ 5 नहीं होते, मैंने आपको लिखाया भी है बुक में, एक कॉपी में आपने नोट्स बनाया होगा तो वहाँ आप खोल करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रीय कार्यक्रम, क्षेत्र के बारे में बताया, क्षेत्रीय कार्य के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है कि जो मुख्य सेविका ग्राम सेविका होंगी उन्हें कम से कम कितने दिन रहना है, ठीक है ना, मतलब 1 साल में उन्हें कम से कम कितने दिन गाँव में रहना है, ये सब चीज़ें, उनका क्या चुनाव का क्राइटेरिया होगा वगैरह वगैरह। तो इन सब में मेरे बच्चों इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए ओके मैम, मैं तो जैसे कोई बात नहीं से परेशान मत हो। सूबेदार पटेल जी, आई थिंक सूबेदार पटेल मैं सही पढ़ रही हूँ ना? यस, डोंट वरी, कोई बात नहीं, आपको वहां भी चीजें मिलेंगी, यहाँ भी चीजें मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अंतर समझ लो यार। काफी सारे बच्चे परेशान हो गए, मैं देख रही हूँ दोपहर से काफी सारे कॉल्स आ गए कि मैम आपने तो न्यू बैच लॉन्च कर दिया, अब मैं क्या करूँ? तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है मेरे बच्चे। देखो वहाँ पर क्या है, आपको जो आप सार्थक बैचेस लिए हैं तो सार्थक बैचेस में आपको जो क्लासेस हो चुकी हैं वो मिल रही, प्लस लाइव मिल रहा है। यहाँ पर आपको टोटल लाइव मिलेगा, A to Z बिल्कुल शुरुआत से चीजें होंगी, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, और बाकी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है कि नहीं मैम मुझे नया बैच ही लेना है, उसका भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। मैंने आपको बोला है आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ से आप यहाँ से 1% दिक्कत नहीं होगी। होम साइंस हब एप्लीकेशन से, होम साइंस हब प्लेटफॉर्म से आपको 1% की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी आपसे गारंटी वादा है। ठीक है, चलो तो बोलेंगे ग्राम सेविका के 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम है? क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, यस आंसर का आंसर किसी का नहीं आया। हाँ चलिए, सार्थक शिखर आपके दोनों, अरे यार मेरा नाम रुचि है, ठीक है ना, चलिए नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक नाम का एक मतलब होता है और मतलब के आधार पर बैचेस को रखा जाता है। सार्थक था भाई, पहली बार ओपनिंग हुई थी, सार्थक सिद्ध हो सारी चीजें, हमारी ऊपर वाले की दया दृष्टि से सब चीजें सार्थक थी। अब आपको शिखर पर पहुंचाना है। ठीक है, एक मेरे मन में जो आइडियाज आते हैं मैं उन सबको ना अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेती हूँ। जैसे पढ़ाते समय बहुत सारे आइडियाज, एग्जाम्पल ढेर सारे मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ ना, ऐसे कुछ अपना आइडिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बच्चे, तो सविता तिवारी आप इसके लिए बिल्कुल परेशान हो। ठीक, चलो बच्चा, यस बहुत बढ़िया, मोस्टली बच्चे मेरे ऑप्शन डी की ओर जा रहे हैं। यस, तो सारे बच्चे जो ऑप्शन डी की ओर जा रहे हैं दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के लिए आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित एक विशेष कार्यक्रम है। आपको बताना है एक विशेष कार्यक्रम क्या है। ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रम, या फिर मेरे बच्चों समेकित बाल विकास कार्यक्रम, या फिर कह रहा है ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम, या फिर कह रहा है जवाहर रोजगार योजना। बताएंगे मेरे बच्चों, फटाफट बताएंगे आंसर क्या जाने वाला है। तो बोलेंगे मैम जब हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले महिलाओं के लिए आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित एक विशेष कार्यक्रम क्या है? ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा और प्रौढ़ शिक्षा आदि की सुविधा प्रदान की जाती है? निम्न में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा और प्रौढ़ शिक्षा आदि की सुविधा, मतलब 3 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, समेकित बाल विकास सेवा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, प्रौढ़ शिक्षा आदि, इनकी सुविधा प्रदान की जाती है। किसमें? ऑप्शन ए कह रहा है आंगनवाड़ी में, बी कह रहा है ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम में यानी ग्राम शिविका में, या फिर कह रहा है जवाहर रोजगार योजना में, या फिर कह रहा है मेरे बच्चों ऑप्शन डी
ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे जहां पर तीनों चीजों को महत्व दिया जाता हो। चलें बताएंगे फटाफट मेरे बच्चों क्या जाने वाला है राइट आंसर। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी की तरफ मेरे बच्चे जा रहे हैं। दैट इज द राइट आंसर। जितने बच्चे बी की तरफ जा रहे हैं ना, सब बच्चों का राइट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है समेकित बाल विकास योजना, समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना कब की गई? समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए कह रहा है 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1960 एंड सी कह रहा है 15 अगस्त 1975 एंड डी कह रहा है 2 अक्टूबर 1975। बताएंगे समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना मेरे बच्चों कब की गई है? यस क्या बताएंगे? बोलेंगे मैम 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राइट मेरे बच्चों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे डी की तरफ जा रहे हैं, कुछ बच्चे सी की तरफ भी जा रहे हैं और कुछ बच्चे बी की तरफ भी जा रहे हैं, तो भाई ध्यान देंगे सी और बी वाले, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला करेंगे मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है समेकित बाल विकास सेवा का उद्देश्य है 1 से 6 वर्ष समेकित बाल विकास सेवा का उद्देश्य मेरे बच्चों क्या है? 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती स्त्रियों के आहार व स्वास्थ्य को सुधारना, आहार व स्वास्थ्य को सुधारना। बी कह रहा है बाल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों से ऋण प्राप्त करना, या फिर कह रहा है मृत्यु रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति को कम करना, या फिर कह रहा है मेरे बच्चों ए एवं बी दोनों। आंसर करेंगे यस। बहुत बढ़िया, फटाफट बताएंगे। यस बाल विकास को प्रोत्साहन करने के लिए विदेशों से ऋण प्राप्त करना। बताएंगे आंसर करेंगे यस बिल्कुल आंसर करेंगे मेरे बच्चों। इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे ए एंड सी। ठीक है, चलिए हेलो, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। यस तो देखो ऐसा नहीं, हमारा ये समेकित बाल विकास सेवा का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि बाल विकास को प्रोत्साहन करने के लिए हम विदेशों से ऋण प्राप्त कर लें। ठीक है ना, राइट। कहने का मतलब मृत्यु रोग को कम करना, कुपोषण को कम करना और स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति को कम करना। ठीक है, मतलब ऐसे बच्चे जो विद्यालय छोड़ देते हैं, तो ये पर्टिकुलर समेकित बाल विकास में तो स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति को कम करना, इन सब चीजों से भी निजात पाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यानी कि ये इनका प्रॉपर उद्देश्य है। 1 से 6 वर्ष तक के गर्भवती और बच्चों स्त्रियों को आहार व स्वास्थ्य को सुधारना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 ग्रामीण विकास कार्यक्रम जनता के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। इसे चलाया है किसने? समुदाय ने चलाया, गरीबों ने चलाया, जनता ने चलाया था, या फिर सरकार ने चलाया था? बताएंगे मेरे बच्चों। तो भाई ग्रामीण कोई भी कार्यक्रम हो, हम कॉमन पर्सन्स की, सामान्य व्यक्तियों की, कोई ऐसा सामान्य व्यक्तियों के लिए पॉसिबल नहीं है किसी भी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, या हो सकता है चलिए ठीक है कि वो ऑर्गेनाइज कर लेंगे, लेकिन वो बड़े स्तर पर कर नहीं सकते जब तक गवर्नमेंट का सहयोग नहीं होगा। राइट मेरे बच्चों, आंसर क्या जाएगा? गवर्नमेंट ने किया था भाई। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ग्राम शिविका का दूसरा नाम क्या है? बताएंगे मेरे बच्चों ग्राम शिविका का दूसरा नाम क्या है? यस आंसर करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है ड्वाकरा एंड बी कह रहा है ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम, सी कह रहा है दोनों एंड डी कह रहा है कोई नहीं। क्या बोलेंगे? ग्राम शिविका का दूसरा नाम क्या है? बोलेंगे मैम ड्वाकरा भी है और ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ग्राम शिविका कार्यक्रम का क्रियान्वयन करती है। ग्राम शिविका कार्यक्रम का क्रियान्वयन करती है। ऑप्शन ए कह रहा है केंद्र सरकार एंड बी कह रहा है राज्य सरकार एंड सी कह रहा है जिला परिषद एंड डी कह रहा है केंद्र मंत्री। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे ग्राम शिविका कार्यक्रम का क्रियान्वयन कौन करती है? तो बोलेंगे मैम राज्य सरकारें अपने अपने स्तर से इसको हैंडल कर रही हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट मेरे बच्चों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत कौन कौन सी
सी सेवाएं उपलब्ध हैं? समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध है मेरे बच्चों? ऑप्शन ए कह रहा है सहायक पोषाहार, बी कह रहा है रोग निरोधन, एंड सी कह रहा है स्वास्थ्य परीक्षण, एंड डी कह रहा है उपरोक्त सभी। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 मेरे बच्चों क्या जाने वाला है। तो यहाँ पर जब बात होगी कि समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं, तो कौन कौन सी सेवाएं मेरे बच्चे उपलब्ध हैं? बोलेंगे मैम उपरोक्त सभी। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कि सहायक पोषाहार ये सेवाएं उपलब्ध हैं, रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाना ये भी है, उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण ये भी किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए, देखिए हमने आपको एक सबसे बेहतरीन तरीका ये भी बताया है कि जैसे जब कोई योजनाओं से संबंधित कार्यक्रम होगा तो सबसे पहली चीज आपको उस योजना को बहुत ध्यान से पढ़ना है, चाहे वो ग्रामीणों के डेवलप की बात हो रही हो, चाहे वो महिलाओं और बच्चों के विकास संबंधित कोई प्रोग्राम हो, ठीक है। तो इनका सबसे बेहतर एक तरीका होता है कि जितनी भी योजनाएं हैं, तो जरूरी नहीं कि योजनाएं, देखो पहली बात तो आप उनके ईयर याद कर सकते हो, उद्देश्य इतने सारे आप रट नहीं सकते हो, सिंपल सा एक तरीका है। किस आधार पर चलना है फिर से रिमाइंड कराती हूँ, आप हमेशा इनका जो फुल फॉर्म है उसको पकड़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके आधार पर आप ऑप्शंस करेंगे। दूसरी चीज आपको ये भी याद रखना है पॉजिटिव अप्रोचेस कौन सी हैं। पॉजिटिव अप्रोच को वहां हमेशा ध्यान रखना है, नेगेटिव अप्रोच को कम करना है। सबसे बेहतर तरीका है ऐसी कंडीशंस में जब आपको चीजें आ ना रही हो, ठीक है। हमने क्या बताया, जब आपको चीजें आ रही, ये आपको फॉर्मूला तब लगाना है मेरे बच्चों जब आपको चीजें आ ना रही हो। तो इस तरह की अप्रोच आप तब लगाएंगे जब आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। आप हमेशा पॉजिटिव वे की तरफ जाएंगे। निगेटिविटी यानी निगेटिव है, ऑप्शन में कोई निगेटिव बात बोली गई है, आप उसको क्या करेंगे, आप उसको क्विट करने के लिए सोचेंगे, ठीक है ना। तो आप देखो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का तरीका होता है कि बहुत ज्यादा चीजें अगर आपको नहीं आ रही तो आप चालाकी से कैसे, स्मार्ट तरीके से कैसे आप उसे हैंडल कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है ना। चलिए, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन किए जाते हैं, आपको बताना है किसके लिए। ओके जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार सृजित किए जाते हैं किसके लिए मेरे बच्चे? गरीब पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप किसकी तरफ जाएंगे? बोलेंगे मैम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, महिलाओं के लिए। गरीब पुरुष कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेशल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन किए जाते थे महिलाओं के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए कह रहा है ए रेड्डी का है, या फिर रामाभाई का, या कृष्णामाचारी का है, या फिर होरन भाई का है। आंसर करेंगे मेरे बच्चों, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, ए रेड्डी जी ने बताया हुआ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्या करेंगे मेरे बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके यस, अगला क्वेश्चंस करेंगे मेरे बच्चों, बिल्कुल अगला क्वेश्चंस करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सामुदायिक विकास योजना गहन विकास की समस्या का संगठित एवं नियोजित ढंग है। क्या इसने बोला, क्वेश्चन बताया जा रहा है आपका कि सामुदायिक विकास योजना गहन विकास की समस्या का संगठित एवं नियोजित ढंग है। यह कथन किसका है मेरे बच्चों? श्री मुखर्जी का है, A.W. ग्रीन का है, लेस्बो का है, या फिर लेडी बर्ड का है। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 मेरे बच्चों, किसका है? तो बोलेंगे मैम समस्या का संगठन कैसे, समस्या का संगठित एवं नियोजित ढंग किसने बताया है? लेस्बो ने बताया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको डेफिनेशंस भी याद करने का तरीका बताया है कि आप डेफिनेशंस कैसे याद करेंगे, ठीक है। आपको पूरा रट्टाफिकेशन नहीं करना, कुछ वर्ड को कीवर्ड बना करके उनके नाम के साथ ऐड कर देना है। बार बार आप अपने माइंड पर उन्हीं चीजों को रिकॉल करेंगे, इससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना पड़ेगा और आपकी चीजें हमेशा के लिए माइंड पर बैठ जाएंगी, ठीक है। और वैसे जब आप रटते हो पूरा का पूरा उनका कथन, अब रटने वाली चीज तो भूल जाएगी ना, पता चले जहां से भूले वहीं से पूरा चला गया, तो इस तरह का नहीं रटना। बच्चों वाली ये पढ़ाई हो जाती है, ठीक है, बच्चों वाली। तो आप लोग बच्चे तो हो रहे हैं, बच्चों वाली पढ़ाई भी नहीं करना है,
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया, बताएं सामुदायिक विकास योजना का आरंभ कब किया गया? 2 अक्टूबर 1952, 9 अक्टूबर 1958, 8 जून 1971, 15 जनवरी 1960। बताएंगे मेरे बच्चे सामुदायिक विकास योजना का आरंभ कब किया गया था? तो बोलेंगे मैम 2 अक्टूबर 1952। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राइट मेरे बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सर्वप्रथम किसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर विचार किया? सर्वप्रथम किसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर विचार किया? केंद्र सरकार ने किया था, राज्य सरकार ने किया था, कृषि मंत्रालय ने किया था, सलाहकार समिति ने किया था? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्लास में भी आपको बताया था कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर विचार किसने किया था? बताएं मेरे बच्चों, फटाफट बताएंगे किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 मैं देख पा रही हूँ बच्चे ए की तरफ जा रहे हैं, दैट इज राइट, बहुत बढ़िया, ओके यस, बहुत अच्छा। ये कुछ लोग बच्चे कुछ हमारे बी की तरफ भी जा रहे हैं और कुछ लोग ए की तरफ भी जा रहे हैं और कुछ लोग डी की तरफ भी जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका आंसर क्या जाने वाला है? केंद्रीय सरकार ने क्या किया था? कार्यक्रम पर विचार किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे 15 कह रहा है केंद्रीय स्तर पर एक केंद्रीय समिति होती है। केंद्र स्तर पर एक केंद्रीय समिति होती है जिसे कहते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है राज्य विकास परिषद कहते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं, या प्रादेशिक विकास समिति कहते हैं, या फिर पंचायत समिति कहते हैं। आपके माइंड पर पूरा का पूरा फिगर छप रहा होगा, ठीक है। अब आपको बताना है मेरे बच्चे, केंद्र स्तर पर एक केंद्रीय समिति होती है। अब केंद्र स्तर की बात हो रही है तो यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य, तो ये तो ऑटोमेटिक कट हो गया। यहाँ पर उससे भी नीचे प्रदेश, ये भी हट गया। उससे भी नीचे पंचायत, ये भी कट गया। बचा गया राष्ट्रीय विकास परिषद। इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। राइट मेरे बच्चों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस, अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय समिति को कहते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर क्या होती है? क्षेत्रीय समितियां होती हैं। अब इनको हम कहते हैं, क्षेत्रीय समिति को क्या कहा जाता है? ब्लॉक विकास समिति कहते हैं, केंद्रीय समिति कहते हैं, पंचायत कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं। चलिए बताएंगे मेरे बच्चों, फटाफट बताएंगे। तो भाई क्षेत्रीय स्तर पर क्या होंगी? बोलेंगे मैम ब्लॉक विकास समिति होती है। क्या होती है? ब्लॉक विकास समिति होती है। सो राइट आंसर इज गोइंग टू ऑप्शन नंबर ए। क्लियर मेरे बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे नेक्स्ट मेरे बच्चों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी कहा जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है हमारा प्रसार प्रबंधक को, या फिर प्रसार कार्यकर्ता को, या ग्रामीण नेता को, या फिर प्रसार विशेषज्ञ को। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? बोलेंगे मैम प्रसार कार्यकर्ता को। किसे कहा जाता है बच्चे? प्रसार कार्यकर्ता इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, अगला करने वाले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है संचार ही मानव समाज की संचालन प्रक्रिया को संभव बनाता है। संचार ही मानव समाज की संचालन प्रक्रिया को संभव बनाता है, यह कथन किसने बताया? आनंद रे ने, या फिर लॉयड ने, या फिर धामा ने? धामा का मतलब है दहामा। धामा का मतलब दहामा से भी आपको समझना है, जो पता चले कहीं चलिए अब वॉइस आ रही होगी मेरे बच्चों। यस बताएं। हाँ जी, अब वॉइस आ रही होगी, ठीक है। चलिए, वॉइस प्रॉब्लम।
काफी दिन बाद आज बैटरी खत्म हुई है क्लास चलते, अदरवाइज एक भी सिस्टम बन गया था, जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तुरंत बैटरी डाउन। चलो बच्चों, यस खैर कोई बात नहीं, कुछ चीजें आती हैं और गायब होती हैं। जैसे बच्चों में कौशल नहीं होता है, बच्चों में एक हैबिट होती है कि आती है और कुछ दिन बाद डिसअपियर हो जाती है, आती है महीने 15 दिन ऐसा देखने को मिलेगी, फिर डिसअपियर हो जाती है। तो रुचि मैम के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो प्रॉब्लम आ रही थी माइक की, कुछ दिन हुई वो डिसअपियर हो गई थी अचानक, आज फिर से रिपीट हो गई है। चलिए बच्चों, बिल्कुल चलिए। तो संचार ही मानव समाज की संचालन प्रक्रिया को संभव बनाता है, यह कथन किसने बोला है? लॉयड महोदय ने बोला है, ठीक है ना। चलिए अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अरस्तु का संचार प्रारूप मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित है? तो मेरे बच्चे आपको बताना है अरस्तु का संचार प्रारूप मतलब संचार मॉडल की बात हो रही है, मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित है? 6 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में। आंसर करेंगे सबको, मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल याद ही होना चाहिए। तो बोलेंगे मैम यहाँ पर आंसर जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इसी को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? SSA, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है फ्रैंकई एक्स का संचार प्रारूप कहलाता है। बताएंगे, ये डी ऑप्शन गायब है। फ्रैंकई, ये एक साथ है मेरे बच्चों, फ्रैंकई एक्स का संचार प्रारूप कहलाता है। फ्रैंकई का मॉडल मैंने पढ़ाया हुआ है ना सबको, यस बताएंगे भाई, फटाफट बताएंगे। आंसर क्या जाएगा? प्रतिपुष्टि प्रारूप या फिर प्रेषक प्रारूप या फिर नृत्य प्रारूप या फिर डी में मैं कह रहा कोई नहीं, हम ही बना देते हैं आंसर, कोई नहीं। आंसर करेंगे मेरे बच्चों। तो फ्रैंकई का संचार मॉडल, इन्होंने कुछ इस तरह का अपना मॉडल बताया है, इसी को बोलते हैं लट्टू के समान मॉडल, नृत्य करता हुआ मॉडल। ढेर सारे मॉडल मैंने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो बोलेंगे मैम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नृत्य प्रारूप। डांस करता हुआ लग रहा है ना, ये गोल गोल घूम रहा है। अगला करेंगे 21, प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए। एक बात बताओ, क्वेश्चन 20 तक किसी को दिक्कत तो नहीं? पहले यहीं तक का कवर कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन 20 तक मेरे बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार मुझे रिप्लाई दो, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 20 हम लोगों ने किया हुआ है अभी फिलहाल। तो क्वेश्चन 20 तक सब कुछ ओके है सबके अनुसार, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, लट्टू मॉडल, नृत्य करता हुआ मॉडल, ठीक है ना, नृत्य प्रारूप मॉडल, फ्रैंकई का मॉडल, है ना, इस तरह से सब चीजें हैं। यस, मतलब इन्होंने ये बताया कम्युनिकेशन को, उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कम्युनिकेशन एक ऐसा टर्म है या ऐसी एक प्रक्रिया है कि जिस तरह से लट्टू को घुमाओ तो वो ऐसे घूमता रहता है ना, डांस करता रहता है, जब तक उसमें वो ध्वनि की वो जो तरंग होती है जिसमें घर्षण होता है तो तेजी से घूमता है। तो जब तक वो रहता है तब तक वो तेजी से, व्यक्ति का माइंड भी उन्होंने कुछ इस तरह से तुलना करके बताया है कि व्यक्ति का माइंड भी कुछ ऐसे ही घूमता रहता है, ठीक है। नृत्य का प्रारूप मॉडल, ठीक है। चलिए, नो प्रॉब्लम, मेरे बच्चे कह रहे हैं मैम सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो नो डाउट। यस, तो कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी हम देखते रहेंगे, किसी को दिक्कत परेशानी हो वो अपना कर देगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। मैम बहुत दिक्कत है, 2 गलत हुआ है, गलत होना भी जरूरी है। क्वेश्चन अगर सब सही होने लगेंगे ना तो मेरे बच्चे सब ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाएंगे, और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा व्यक्ति को नीचे ले जाता है। इसलिए आप अभी नीचे बने रहिए और फिर डायरेक्ट उछाल मारिए। तो गलत होना भी बहुत जरूरी है। मैं आपसे बोला करती, सब कहते टेंशन मतलब टेंशन लो, टेंशन नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ पढ़ने में टेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको टेंशन नहीं होगी आप पढ़ोगे नहीं सही से, है ना। तो माइंड को फ्री ऑल टाइम्स नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों, ठीक है, और गलत भी होना जरूरी है। तभी तो आपको थोड़ा सा टेंशन होगी कि यार ये तो मैंने पढ़ा था फिर भी गलत हो गया, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए। आपको बताना है प्रभावी संप्रेषण कैसा होना चाहिए। संक्षिप्त होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, या फिर सब कुछ होना चाहिए? बताओ मेरे बच्चों। प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए, तो मेरे बच्चे प्रभावी संप्रेषण कैसा होना चाहिए? मैंने आपको बताया था, वहां पर जो संदेश हो वो काफी संक्षिप्त होना चाहिए, और संदेश को संक्षिप्त करने का सुपर तरीका मैंने क्या बताया हुआ था, सबको याद है ना, स्पीड बताया था। तो जो मैसेज होना चाहिए ना, जो मैसेज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लाइक स्पीड के समान होनी चाहिए, ठीक है ना। कैसा होना चाहिए मेरे बच्चों? स्पीड जैसा होना चाहिए, ठीक है। और शिष्ट होना चाहिए, ये भी भाई अच्छी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो इफेक्टेड हो। उसके बाद अर्थपूर्ण, हर एक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इलीगल बोलते चले जा रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो कैसा होना चाहिए मेरे बच्चे? अर्थपूर्ण होना चाहिए। सो आंसर क्या जाने वाला है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है केनेथ ब्रूक ने संचार प्रक्रिया में कितने तत्व बताए हैं?
केनेथ ब्रूक, यस आपको सबको याद आ रहा होगा केनेथ ब्रूक। एफबी आप, हमने आपको ट्रिक से बताया हुआ था। एफबी सब चलाते हो, फेसबुक मैम नहीं चलाती हैं आपकी, ठीक है ना। अब ये मत कहना कि मैम आप तो मुझे वहां पर दिख जाती। मैंने शौक किया था कि भाई एफबी में कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, तो मैंने सिर्फ देखा था। ये थोड़ा सा एक दो दिन का शौक रहा, उसके बाद आज तक मैंने उसको खोल के नहीं देखा। तो भाई एफबी आप, केनेथ ब्रूक का मॉडल क्या है, ये शॉर्टकट ट्रिक है बच्चा, ठीक है। ये मत समझ लेना कि मैम यही मॉडल ही है, तो ये आपका ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक है। एफबी आप डिटेल आपको कहाँ पर मिल जाएगी, एप्लीकेशन पर, फिर से देख लेना अगर किसी को याद ना आ रहा हो तो, ठीक है। तो केनेथ ब्रूक ने संचार प्रक्रिया के कितने तत्व बताए हैं, 3, 5, 7, 6, बताओ। एफबी आप में कितने नंबर्स आपको दिख रहे हैं, कितने वर्ड, कितने लेटर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, कितने तत्व हैं, 5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सारे मॉडल ट्रिक से कराए हैं, किसी को तो भूलना ही नहीं चाहिए, है ना। ऐसे ऐसी ट्रिक है। SMCRE, इसमें क्री मॉडल किसने दिया है, इसमें क्री SMCRE बताएंगे। धामा ऑब्लिक दहामा, ठीक है ना, दहामा ने दिया है। रणजीत सिंह का मॉडल, ये मैंने कराया हुआ है, सबको याद आना चाहिए। सूपे ने दिया है या फिर लीगन्स ने दिया हुआ है, इनका लीगन नहीं होता है, लीगन्स होता है। आंसर करेंगे मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। आंसर क्या जाने वाला है, क्वेश्चन नंबर 23 मेरे बच्चा बोलेंगे मैम सूपे इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किसका मॉडल 5K के नाम से भी जाना जाता है, बताओ। 5K, यस बताएंगे लॉसविल, ठीक है, लॉसविल, ठीक है। उसके बाद लीगन्स का है, या फिर रणजीत सिंह का है, ठीक है, या फिर रणजीत सिंह का है मॉडल, या फिर बोलेंगे मैम दहामा का है, बताओ मेरे बच्चों। 5K, यस आपको बताना है, ठीक है। 5K के नाम से जाना जाता है, आपको बताना होगा, फटाफट बताएंगे। यस WH फैक्टर याद आ रहा है, वही है 5K, ठीक है। WH फैक्टर मतलब क्या है, कौन कर रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, वही है 5K, ठीक है। मतलब WH फैक्टर की बात हो रही है मेरे बच्चों, ठीक है। WH फैक्टर मैं आपको शॉर्टकट में बताया करती हूँ कि WH फैक्टर, राइट। यस क्या बात है भाई, आंसर सबको मतलब याद हो चुका है, बहुत बढ़िया। लॉसवेल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हर जगह के यानी WH फैक्टर लगा के व्यक्ति को पागल कर दिया इन्होंने, है ना। संदेश होना चाहिए मेरे बच्चों, कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ठीक है ना, सिंपल और प्रभावशाली, इफेक्टेड, ठीक है, और कैसा, व्यवहारिक, और यहाँ पर डी करा सभी, जिसको हम डुप्लीकेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डुप्लीकेबल, ठीक है ना। यस आपको बताना है, फटाफट बताएंगे। आंसर क्या जाने वाला है, बोलेंगे मैम संदेश में होना चाहिए क्या, सभी कुछ होना चाहिए, सरल भी होना चाहिए, इफेक्टेड भी होना चाहिए और व्यवहारिक भी होना चाहिए। मतलब संदेश जो दें, ऐसा नहीं कि किताब पढ़ के आए तो बिल्कुल किताबी भाषा में पढ़ा दिया, पढ़ा करके चले गए, जी नहीं, बहुत व्यवहारिक जीवन पर आधारित सारी चीजों को समझाना चाहिए, ठीक है ना। यस बोलेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मेरे बच्चों क्या जाने वाला है, 27 कह रहा है संचार माध्यम संदेशों में प्रेषर और ग्रहणकर्ता के मध्य भौतिक पुल के समान है। मतलब कम्युनिकेटर, सेंडर एंड रिसीवर के बीच में एज ए पुल की भांति कौन है, ये बात मतलब पुल के समान बताया है। तो भाई बताना है आपको, यही टर्म आपको, भौतिक पुल की बात किसने की, कम्युनिकेशन में यानी संप्रेषण में भौतिक पुल की बात किसने की, तो बताओ भाई। अरस्तु महोदय ने किया है, या फिर बोगी और बुक्स का है, या फिर ओपी धामा और ओपी भटनागर का, या फिर कुप्पू स्वामी। मेरे बच्चे यहाँ पर एक है सेंडर, एक है रिसीवर, तो यहाँ इस तरह से आप ट्रिक से भी याद कर लेंगे, एक सेंडर एक रिसीवर, इसलिए दो राइटर भी यहाँ पर हैं। भाई दो राइटर हैं और दोनों के भौतिक पुल की बात की है, तो दहामा भी इंक्लूड है और ओपी भटनागर भी इंक्लूड है। दोनों लोगों ने यही बात बोली है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेंडर रिसीवर दो लोग हैं, इसलिए दो लोगों ने बात की, ओपी धामा ओपी भटनागर, ठीक है, याद रहेगा ना इस तरह से। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद करेंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेंगे बच्चों
अगला क्वेश्चन 27 कह रहा है नीति नियोजन अथवा निर्णयकर्ता को शामिल किया जाता है। नीति नियोजन अथवा निर्णयकर्ता को शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है लक्ष्य स्रोतों में, या फिर सामान्य स्रोतों में, या फिर विशिष्ट स्रोतों में, या फिर उच्च स्तरीय स्रोतों में। बताएं, नीति नियोजन अथवा निर्णयकर्ता को शामिल किया जाता है। बताइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या जाने वाला है? तो भाई जो निर्णय करता होगा नो डाउट वो उच्च स्तर का होगा, ठीक है ना, उच्च स्तर स्रोतों में शामिल किया जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो निर्णय होगा फिर उसी के आधार पर सारी की सारी रूपरेखा तय की जाएगी। सो बोलेंगे मैम ये कहाँ पर जाएंगे? उच्च स्तर लेवल यानी हाई लेवल सोर्सेस में जाएंगे, राइट। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्न में से कौन सी प्रतिपुष्टि की विधि है? आंसर करेंगे मेरे बच्चों, निम्न में से कौन सी प्रतिपुष्टि की विधि है? ऑप्शन ए कह रहा है प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक, प्रतिपुष्ट मतलब फीडबैक। अब आपको बताना है मौखिक संप्रेषण की विधि है, या लिखित संप्रेषण की, या आमने सामने के संप्रेषण की, या फिर उपरोक्त सभी। आंसर करेंगे मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। तो मेरे बच्चों प्रतिपुष्टि कैसे कैसे दिया जा सकता है? आप ओरल भी कह सकते हो, हाँ भाई दैट इज राइट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कुछ इस तरह से। आप लिखित भी कर सकते हो, कहीं पर सारी चीजें रिटन वे में चल रही, आप लिखित दे सकते हैं कि हाँ आप देते ही हैं। बहुत सारी जगह आप देखिए बुक्स वगैरह में जो प्रतिपुष्ट होती है, जो फीडबैक होते हैं, वो सब आप लिखित वे में देते हो। जैसे मान लीजिए मेरी एप्लीकेशन का आप सबने प्रतिपुष्ट दिया, आपने फीडबैक दिया, तो आप लिखित वे में देंगे ना, और उसके बाद आप आमने सामने कम्युनिकेशन करके भी आप फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। सो बोलेंगे मैम ये सबका है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हो गया बच्चे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 29, समाचार पत्र सिनेमा रेडियो आदि हैं। बताएं, समाचार पत्र सिनेमा रेडियो आदि हैं जन संचार माध्यम के, परंपरागत संचार माध्यम के, या संदेश, या फिर कोई नहीं? बताइए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आप मूव करेंगे तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? तो बोलेंगे मैम ये मास कम्युनिकेशन के उदाहरण है, क्योंकि रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र एक व्यक्ति के पास नहीं जाता, ये एक टाइम पर सबके पास सेम न्यूज चली जाती है। सो बोलेंगे मैम यहाँ पर हमारा मास मीडिया के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट मेरे बच्चों। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, सामान्य अर्थ में सूचना का वह तत्व जिसका कि संप्रेषण का आदान प्रदान किया जाता है उसे कहते हैं। सामान्य अर्थ में सूचना वह तत्व है जिसका संप्रेषण या आदान प्रदान किया जाता है उसे कहते हैं, उसे सोर्स कहेंगे यानी स्रोत, या फिर संप्रेषक, या फिर संदेश, या फिर उपरोक्त सभी। बताएंगे मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। यस देखिए, तो सामान्य अर्थ में सूचना का वह तत्व जिसकी संप्रेषण या आदान प्रदान किया जाएगा। बताओ, समझने वाला पॉइंट है और समझ करके बताइएगा, मॉडल को याद करते हुए तब आंसर करिएगा, जो एक ही शब्द को पकड़े बैठे रहो आप लोग, ठीक है ना। चलो बताओ, एक ही शब्द को पकड़ करके नहीं बैठना है। बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, मेरे बच्चे सब डी की तरफ जा रहे हैं। कुछ देवियां हैं जो हमारी बी की तरफ जा रही हैं, उन देवियों से आग्रह करूंगी कि वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। देखिए, जब हमने आपको मॉडल पढ़ाया हुआ था, कई जगह हमने आपको सोर्स लिखाया हुआ है, ठीक है ना, लिखाया है कि नहीं लिखाया है? यस, तो सोर्स क्या है? सोर्स ही हमारा कम्युनिकेटर होगा, ठीक है ना, सोर्स क्या है? कम्युनिकेटर होगा। तो बोलेंगे मैम हम उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आदान प्रदान किया जाता है उसे हम संदेश, संप्रेषक, स्रोत कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे 31, यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा, ठीक है। यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः ही हो जाएगा। यह कथन किसने बोला है? ठीक है, यह कथन किसने बोला है? महात्मा गांधी ने बोला है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर पंडित नेहरू ने, या फिर इंदिरा गांधी ने बोला है? बताओ मेरे बच्चों, ये बहुत अच्छी बात बोली गई भाई कि अगर हमें समाज का विकास करना है तो हमें सबसे पहले महिलाओं का उत्थान करना होगा, क्योंकि महिलाएं धुरी होती हैं घर की भी, ठीक है ना। तो क्योंकि बच्चा का सामाजिकरण कहाँ से शुरू होता है? माँ से ही शुरू होता है। इसलिए बोले महिलाओं को हमें सबसे पहले उनका उत्थान करना होगा, उन्हें नीचा नहीं दिखाना होगा। बताएंगे बच्चे बी, और कुछ बच्चे ए, और कुछ बच्चे डी, ठीक है। सब मिसलिनियस आंसर मेरे बच्चे कर रहे हैं, सारे बच्चे मिसलिनियस आंसर कर रहे हैं। देवियों, तो आप जानेंगे पंडित नेहरू जी का आंसर को ये कथन था, ठीक है ना। पंडित नेहरू जी, आज पंडित नेहरू जी होते तो मैं उनको जा करके 10 बार झुक के प्रणाम करती, ठीक है, कि भाई ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है, ठीक है, कि पहले महिलाओं का विकास करना होगा, अदरवाइज हम लोग भी उसी अंधकार में रह रहे होते। चलिए, यस क्लियर ना।
चलिए बहुत बढ़िया, पंडित नेहरू जी ने बोला हुआ है। यस, अगला हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। देसाई ने, कृष्णा राज ने, लेडी बुस्टन क्रैफ्ट ने, या फिर सभी ने। बताओ मेरे बच्चों, फटाफट आंसर करेंगे तो बोलेंगे मैम ये पुस्तक लेडी के लिए लिखी गई है ना, महिलाओं की पहचान है तो, ठीक है, और उनके अधिकारों की, तो बोलेंगे मैम लेडी बुस्टन क्रैफ्ट। अब ऐसा आप याद रखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट, महिलाओं के पहचान के अधिकारों की बात की जा रही है, तो सिंपल सी बात है किसी लेडी ने लिखा है, लेडी बुस्टन क्रैफ्ट ने लिखा हुआ है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखने का बेहतर तरीका है, आप इस तरह याद कर सकते हैं। अगला करेंगे 32 कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम कब आया। बताओ मेरे बच्चों, हिंदू विवाह अधिनियम क्या 1947 में आया था, 1950 में, 55 में, 60 में? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 मेरे बच्चों, हिंदू विवाह अधिनियम आया था, तो हिंदू विवाह अधिनियम बहुत बढ़िया, ये तो सबको पता होगा, सन 1955 में आया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला करेंगे, जिस माँ की छत्र छाया में जीवन निर्माण की शिक्षा मिलती है उसे अज्ञानता के अंधेरे में रखना सरासर अन्याय है। यह कथन किसका है। यस, ये कथन किसका है, आंसर करेंगे। जिस माँ की छत्र छाया में जीवन निर्माण की शिक्षा मिलती है उसे अज्ञानता के अंधेरे में रखना सरासर अन्याय है। यह कथन किसने बोला, महात्मा गांधी ने बोला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला, या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला है, या फिर स्वामी विवेकानंद ने बोला। आंसर करेंगे मेरे बच्चों, तो ये बात किसने बोला है। यस, किसने बोली है ये बात, तो बोलेंगे मैम ये बात बोली है भाई महात्मा गांधी ने बोला हुआ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसने बोला, महात्मा गांधी ने बोला है। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है शिक्षा जानकारी या डिग्री के लिए नहीं, शिक्षा जानकारी या डिग्री के लिए नहीं, जीवन निर्माण के लिए जरूरी है। इसी व्यक्ति के भीतर के सर्वोत्तम का विकास करना होता है। ये कथन किसका है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी का है, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, या स्वामी विवेकानंद का, या फिर राजा राम मोहन राय का है। आंसर करेंगे मेरे बच्चों, शिक्षा जानकारी या डिग्री के लिए नहीं। आंसर आपको बताना है, तो शिक्षा जानकारी या डिग्री के लिए नहीं है, किसके लिए है, सर्वोत्तम का विकास, व्यक्ति के भीतर का सर्वोत्तम विकास हो इसलिए है शिक्षा। बोलेंगे मैम स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का कथन। ये क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है, इसके लिए आप टेंशन मत लेना, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर के टेंशन मत लेना, बिकॉज डेफिनेशंस है, मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशंस इंक्लूड किया हुआ है महिलाओं के विकास है, तो ठीक है, या स्त्री शिक्षा को लेकर के ये आपका टॉपिक भी यहाँ पर थोड़ा सा पूछा जा सकता है, इसलिए तो आप इसकी टेंशन ना लेना कि यार मैम मेरा तो ये भी गलत हो गया, कोई बात नहीं। महिला शिक्षा से संबंधित समस्या है, बताओ महिला शिक्षा से संबंधित समस्या है, ठीक है, आंसर करना है। ऑप्शन ए कह रहा है गरीबी, दूसरा कह रहा है सामाजिक संरचना, एंड सी कह रहा है आधुनिकीकरण का अभाव, एंड डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो महिला शिक्षा से संबंधित समस्या इन सब क्षेत्रों पर है, गरीबी भी है, सामाजिक संरचना भी है, आधुनिकीकरण का अभाव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे 37 कह रहा है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है यूनिसेफ 1945, 1947, 1946, 1948। बताएंगे मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 सबको रटा होगा, यूनिसेफ की स्थापना कब होती है। बोलेंगे मैम 1946। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट मेरे बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है यूनिसेफ भारत में कब से कार्य कर रही है। यूनिसेफ भारत में कब से कार्य कर रही है मेरे बच्चों, आपको बताना है 1949 से, या फिर 1950 से, या 1947 से, या 1951 से। यूनिसेफ भारत में कब से कार्य कर रही है, आप क्या बोलेंगे 1949 से, राइट मेरे बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 1949। ओके बच्चे, अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति की स्थापना कब हुई। प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए कह रहा है 1955, बी कह रहा है 1956, सी कह रहा है 1958, एंड डी कह रहा है 1960। बताओ मेरे बच्चों प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति की स्थापना कब हुई थी। बहुत बढ़िया, यस, प्रोटीन कैलोरी सलाहकार
समिति की स्थापना कब हुई थी? 1955। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे, केयर भारत में कब से कार्य कर रही है? बताएं, केयर भारत में कब से कार्य कर रही है? 1950 से, 56 से, 1957 से या फिर 1968 से? बताएंगे मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 40, तो केयर भारत में कब से कार्य कर रहा है? तो यूनिसेफ 49 से कर रहा है और केयर कब से कर रहा है? 50 से कर रहा है। ठीक है ना, केयर कब से कर रहा है मेरे बच्चे भारत में? तो बोलेंगे मैम 50 से कर रहा है। बताओ, हम लोग 20 से चल करके 40 पर आ गए। कहां से? 20 से चल करके 40 पर आ गए। अब आपको ये बताना है यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? फटाफट बताएं, फटाफट बताएं, रिप्लाई दे मुझे, रिप्लाई दे मेरे बच्चों, मुझे रिप्लाई दें। हम लोग 20 से बढ़ करके 40 तक आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी मेरे बच्चे को दिक्कत परेशानी तो नहीं? आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, यस, आंसर करें। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम डियर मैम, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। चलिए चलें आगे कर लेते हैं फटाफट। ठीक है ना, आगे और कर लेते हैं फटाफट। अगला करेंगे, यस बहुत बढ़िया, यस नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे क्वेश्चन नंबर 41 हमारा कह रहा है, आहार एवं कृषि संगठन की स्थापना किस सन में हुई? आहार एवं कृषि संगठन की स्थापना किस सन में हुई मेरे बच्चों? आपको बताना है 1947, अगस्त 1947, अक्टूबर 1950, अक्टूबर 1945, जून 1961 यानी 1961। तो आहार एवं कृषि संगठन की जो स्थापना हुई है अक्टूबर 1945। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट मेरे बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करने वाले हम लोग 42 कह रहे हैं, भारत में व्यवहारिक पोषक आहार कार्यक्रम एक प्रयोग के रूप में सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? भारत में व्यवहारिक पोषक आहार कार्यक्रम एक प्रयोग के रूप में सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए कह रहा है मेरे बच्चों, उड़ीसा राज्य में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मद्रास राज्य में। 42 का मेरे बच्चे आंसर करेंगे। तो कहां से प्रारंभ हुआ था? सो बोलेंगे मैम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे 43 कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 43। ऑप्शन ए बोलेंगे जिनेवा में, रोम में, नई दिल्ली, अमेरिका। कहां पर जाएंगे? बोलेंगे मैम विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या जाने वाला है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 43। राइट मेरे बच्चों, 43 का मेरे बच्चों क्या जाने वाला है आंसर? 43 का आंसर क्या जाने वाला है? बोलेंगे मैम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, अगला करेंगे हम लोग, बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप सब बहुत पीछे हो गए मैं देख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 44, केयर एक है, बताइए केयर एक क्या है? गैर सरकारी संस्था है या फिर मेरे बच्चों सरकारी संस्था है, या सरकारी संस्था है, या राजनीतिक संस्था है, या मनोवैज्ञानिक संस्था है? चलिए बच्चों करते हैं, ठीक है। यस बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई, सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे मेरे बच्चों, सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है ना, सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, बिल्कुल। चलिए
ओके तो कैसी संस्था है मेरे बच्चों? यस, आंसर करेंगे फटाफट। कैसी संस्था है? केयर एक कैसी संस्था है? तो क्या बोलेंगे? केयर एक गैर सरकारी संस्था है। कैसी संस्था है? गैर सरकारी संस्था है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राइट मेरे बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलें अगला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 7 जून को, 5 जून को या 9 दिसंबर को? बताएंगे मेरे बच्चों। सारे बच्चे आंसर चलिए आंसर करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर करेंगे। चलिए बताएंगे अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 45 अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कब बोलेंगे? बोलेंगे मैम 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है NIHFW। क्या? NIHFW। NIHFW का कार्य क्षेत्र है विशेष शिक्षा या फिर स्वास्थ्य शिक्षा या फिर महिला सशक्तिकरण या फिर ग्रामीण विकास? आंसर करेंगे, क्या जाने वाला है राइट आंसर? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 46 बोलेंगे NIHFW। तो मेरे बच्चे किससे संबंधित है? हेल्थ से संबंधित है, यानी स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट मेरे बच्चों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? NIHFW का कार्य क्षेत्र है। NHW का कार्य क्षेत्र है, यस आपको बताना है। NHW का कार्य क्षेत्र है। दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन 46। बोलेंगे, कर लेते हैं आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है ना, हेल्थ से। अगला करेंगे 47 क्या कह रहा है? प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है? बताओ, प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है? ऑप्शन ए कह रहा है विश्व बैंक, बी कह रहा है रेड क्रॉस, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, सी कह रहा है यूनिसेफ एंड डी कह रहा है बाल विकास योजना। आंसर करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे। आंसर करेंगे प्राकृतिक आपदा में, बहुत बढ़िया, प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था? बिल्कुल, बहुत अच्छा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। यस, बहुत अच्छा। जितने बच्चे हमारे ना इस तरफ जा रहे हैं, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ये ऐसे किलकारी मारेंगे, इनका काम ही है किलकारी मारना। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ है? बताएं, समेकित ग्रामीण विकास का आरंभ कब हुआ? यस चलिए, समेकित, चलिए समेकित बाल चलो, तुमको पढ़ाना है, मासी लोगों को पढ़ाना है। बताओ, मासी लोगों को पढ़ाना है? हाँ, चलो पढ़ाई करवा दो। इधर देखो ये देखो, इधर देखो, ये देखो, क्या है ये? अब नहीं पढ़ाना, ठीक। चलो, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? बताओ मेरे बच्चों, समेकित ग्रामीण विकास का आरंभ कब हुआ? बताओ आप लोग जिक्र किया करते हो क्लास में, मैम बच्चे को दिखा दो, बच्चे को, बच्चा दिखाने लायक अब नहीं रह गया है। वो तुरंत इसको पकड़ के खींच लेता है और सब उसको खाने की लगी रहती है ना। तो कहीं माइक पकड़ता है तो कभी ये पकड़ता है, जब ना मिलेगा तो फिर चिल्लाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है इनको दूर ही रखा जाए। क्यों बाबू? जी देखो ये देखो, चलिए
बताएं। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ, फटाफट हम लोग 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। बताइए बच्चे, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आरंभ कब होता है? कब बोलेंगे? बोलेंगे मैम 1980। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1980। चलिए अगला करेंगे मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया? राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस अरे पगले चलो अब ना चिल्लाना, ठीक बच्चा? अब चिल्लाना नहीं, पिटाई हो जाएगी। बैठो, बैठ जाओ ऐसे थोड़ी देर के लिए, बैठ जाओ। चल आले आले उठ के बैठो। चले आंसर करेंगे। बिल्कुल, राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम कब आया था? कब बताएंगे मेरे बच्चों? कब बताएंगे? बोलेंगे मैम ये कब आया है भाई? चलो अब तो लेकर ही करना पड़ेगा। 1962 राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1962। यस मेरे बच्चों, 1962 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज, इसको खींचना नहीं यार। अगला करेंगे हम लोग, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है? ठीक है, मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है? आंसर करेंगे बच्चों। ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षण के पूर्व क्रिया अवस्था से, बी कह रहा है शिक्षण की अंतर क्रिया अवस्था से, सी कह रहा है शिक्षण के पश्चात क्रिया अवस्था से, या फिर कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर करेंगे, फटाफट बताएंगे भाई फटाफट बताएंगे। टेबल में बैठ जाए, इसको में बैठ, नहीं बैठोगे? नहीं बैठना, इसको देखना है। चलो अच्छा भैया, इसको चाहिए। चलें बताएंगे बच्चा, मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है? तो कब से बोलेंगे? एक क्वेश्चन है, हम लोग कर ले यार इसमें आतंक फैलाया हुआ है। ये लो 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 ये लो। चलो चलें बताएंगे, मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से? आंसर करेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे? शिक्षण की पश्चात प्रक्रिया अवस्था, शिक्षण की पश्चात क्रिया अवस्था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, सो आज हम लोग इतना ही करेंगे, राइट? ऑप्शन आज हम लोग इतना ही करेंगे, फिर चलो ये जब अपनी चरम सीमा पर किसी से नहीं संभलता तब लाना पड़ता है, ठीक है ना? यस बच्चों, आज हम लोग 50 क्वेश्चंस ही करेंगे, राइट? और फिर उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन की क्लास की तैयारी करते हैं, ठीक है? सो आज के लिए अच्छा ये बता दो, एक बार रिप्लाई कर दो, क्या सारी चीजें क्लियर हैं? क्या सारी चीजें क्लियर हैं? आंसर करें, क्या सारी चीजें क्लियर? यहाँ पर सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं मेरे बच्चों? ये बताओ, क्या सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं? बच्चे पढ़ाते हैं, इससे स्टडी करते, खाते नहीं। अब वो क्या समझेगा मेरी भाषा अभी, वो है ना? हम इससे इतनी समझदारी की बात कर रहे हैं और वो है कि समझने का नाम नहीं ले रहा। चलो नो प्रॉब्लम, नो थैंक्स। ओके बच्चे, सो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद अस, थैंक यू फॉर दिस सेशन। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे कल की क्लास में, ठीक है ना? कल हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे 5 बजे। इसको मुंह में नहीं डालते, है ना? ये देखो भैया है ना छोटा सा, है ना?